इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के आजादी की कहानी के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे यूरोपियों के भारत आगमन की। वो भारत कब आए, कहाँ आए और कैसे कैसे उनका साम्राज्य बढ़ा। भारत को सोने की चिड़िया जिस जमाने में कहते थे वो बहुत पुराना जमाना था। अरब और ईरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, फिर वो माल लेकर यूरोप के देशों में जाते थे। इन व्यापारियों से जब यूरोपवासी सोने की चिड़िया का हाल सुनते तो उनके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन उन्हें भारत पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। जमीन के रास्ते वो व्यापार के लिए भारत आ नहीं सकते थे और समुद्र के रास्ते भारत का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। आखिर एक दिन कोलंबस नामक यात्री भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन अफसोस उसने पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और वो जा पहुंचा अमेरिका। बस लगभग इन्हीं दिनों पुर्तगाल से भी एक यात्री सोने की चिड़िया खोजने चला। 20 मई 1498, 20 मई 1498 को उसका जहाज मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा। भारत के आज के नक्शे में कालीकट, जिसे कोझिकोडे भी कहते हैं, वो केरला में स्थित है। उस जहाज का कप्तान था वास्को डिगामा। अनेक मुसीबतों से जूझता हुआ वह भारत पहुंचा था। उस समय कालीकट में सामरी नाम के राजा का शासन था। वास्को डिगामा सामरी के दरबार में गया। उसने सामरी को कीमती भेंट दी। सामरी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा ने सामरी के राज्य में व्यापार करने की इजाजत मांगी, जो तुरंत ही मिल गई। 2 ही साल बाद यानी 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कालीकट में एक कोठी बना ली। 3 साल बाद उन्होंने कोठी की किलेबंदी कर ली और वहां अपने सिपाही नियुक्त कर दिए। बहाना ये था कि ये काम वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। वहां एक फौजी अफसर अल बकर को किलेदार बनाया गया। दरअसल ये पुर्तगालियों की एक चाल थी। सन 1506 में उन्होंने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैडर नामक एक जहाज अंग्रेज व्यापारियों को लेकर भारत की ओर बढ़ने लगा। इन्होंने सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर एक व्यापारिक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस जहाज के कप्तान का नाम था हॉकिंस। हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहुंचकर सबसे पहले घुटनों के बल झुककर जमीन को चूमा और राजा के प्रति अपना आदर प्रकट किया। इसके बाद उसने इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तब सन 1615 में इंग्लैंड के बादशाह ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला राजदूत बनाकर भेजा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाया। उन्होंने पुर्तगालियों की जड़ें कमजोर की, उनके जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। औरंगजेब के समय उन्होंने कोठियां भी कायम कर ली और अपनी हिफाजत के लिए किलेबंदी भी कर ली। इसी बीच भारत में फ्रांसीसी भी आए। उन्होंने भी अपना व्यापार फैलाया और जड़ें जमानी शुरू कर दी।
उस समय उनका मुखिया था दोमास। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया। फ्रांसीसी कंपनी के मुखिया ने अपने सिपाहियों के जरिए कर्नाटक के नवाब की मदद की। मराठे हार गए। कर्नाटक और दिल्ली के बादशाह दोनों ने खुश होकर दोमास को नवाब की उपाधि दे दी। 2000 सवारों का सेनापति भी बना दिया। सन 1741 दोमास की जगह डुप्ले नामक फ्रांसीसी कंपनी का हाकिम बन गया। वो बहुत चतुर सेनापति था। दरअसल डुप्ले पहला यूरोपवासी था जिसके मन में भारत में यूरोपीय साम्राज्य कायम करने की बात आई। डुप्ले ने उस समय भारत की 2 कमजोरियों का फायदा उठाया। एक तो ये कि यहाँ के देशी राजा आपस में लड़ रहे थे। दूसरी ये कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोग भूल गए थे। डुप्ले ने इसी फूट का फायदा उठाया। अंग्रेजों ने भी इस नीति का फायदा उठाया। उन्होंने ना सिर्फ फ्रांसीसियों को कमजोर किया बल्कि देशी राजाओं को लड़ाने और फिर उनमें से किसी एक की मदद करने की नीति बनाई। बाद में उस मदद लेने वाले राजा को उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ। ये बात है 1755 की। उस समय बंगाल में नवाब अली वर्दी खां का शासन था। अंग्रेजों ने अमीर चंद नामक व्यापारी से मिलकर बंगाल पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन बंगाल के शासक अली वर्दी ने उनकी एक भी चाल ना चलने दी। अली वर्दी खां बूढ़ा हो चुका था। उसने एक दिन अपने निवासे सिराजुद्दौला को अपने पास बुलाया। सिराजुद्दौला उस समय 24 वर्ष का था और वही अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी था। अली वर्दी ने सिराजुद्दौला से कहा, बेटे, मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत उत्पन्न हो रही है। इन यूरोपीय ताकतों के अंदर फूट डालो और राज करो की नीति है। मेरे बेटे, उन्हें किले बनाने या फौजों को रखने की इजाजत कभी ना देना। अगर तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अली वर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 में हो गई और सिराजुद्दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठ गया। आगे क्या हुआ ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।